नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो हम देख रहे थे फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स का चैप्टर नंबर 2 फार्मेसी एक्ट 1948 एंड रूल्स। तो इस चैप्टर के कुछ टॉपिक जो है हमने लास्ट लेक्चर में कवर कर लिए थे। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा होगा तो आप चैनल पर जाकर उस लेक्चर को देख सकते हैं। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगती हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और अगर नए हैं चैनल पर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इस लेक्चर में हम कुछ टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे स्टेट फार्मेसी काउंसिल के बारे में। तो स्टेट फार्मेसी काउंसिल क्या होती है वो हम यहाँ पर सबसे पहले समझ लेते हैं। तो स्टेट फार्मेसी काउंसिल ये एक फार्मेसी काउंसिल होती है, फार्मेसी की काउंसिल होती है जो कि जितने भी स्टेट होती है अपने एरिया की पूरी जो फार्मेसी का रेगुलेशन होता है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, सेल हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो, सारे जो काम होते हैं उसको रेगुलेट करती है। तो यही होती है स्टेट फार्मेसी काउंसिल। हर स्टेट की अलग अलग स्टेट फार्मेसी काउंसिल होती है। जैसे महाराष्ट्र की एक स्टेट फार्मेसी काउंसिल होगी तो यूपी की उनकी अलग स्टेट फार्मेसी काउंसिल होगी। और ये स्टेट फार्मेसी काउंसिल अपने जो स्टेट का जितना भी फार्मेसी का रेगुलेशन है, चाहे वो फिर एजुकेशन हो या फिर मैन्युफैक्चरिंग हो, ड्रग्स का इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो, वो सारे काम जो है वो स्टेट फार्मेसी काउंसिल जो है वो देखती है। तो जिस तरीके से हमने फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का कंपोजिशन देखा था, उसी तरीके से हम स्टेट फार्मेसी काउंसिल का भी कंपोजिशन देखेंगे। इनमें कितने मेंबर्स होते हैं, कौन से मेंबर्स होते हैं, उनके बारे में देखेंगे। तो आइए देखते हैं। तो कंपोजिशन ऑफ स्टेट फार्मेसी काउंसिल, इसमें हम सबसे पहले देखेंगे इलेक्टेड मेंबर्स के बारे में। तो इलेक्टेड मेंबर्स मतलब कौन से मेंबर्स होते हैं वो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में समझा दिया है, पर इस लेक्चर में भी मैं आपको बताऊंगी कि इलेक्टेड मेंबर्स मतलब क्या होते हैं करके। तो इलेक्टेड मेंबर्स मतलब जो कि इलेक्शन के थ्रू सिलेक्ट होते हैं स्टेट फार्मेसी काउंसिल में, उनको इलेक्टेड मेंबर्स बोला जाता है। तो इलेक्टेड मेंबर्स में कितने मेंबर्स आते हैं और कौन कौन से मेंबर्स को सिलेक्ट किया जाता है वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले क्या बोला गया है, 6 मेंबर्स इलेक्टेड फ्रॉम अमॉन्ग देमसेल्व्स बाय रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। तो 6 मेंबर्स होते हैं जो कि किन में से, जो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, स्टेट में जितने भी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है उनमें से 6 मेंबर्स जो है वो इलेक्ट किए जाते हैं। और उनको इलेक्शन कौन करता है, उनको वोट कौन देता है, उन्हीं में से 6 मेंबर्स मतलब रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट जितने हैं उन्हीं में से 6 लोग जो है वो सिलेक्शन होते हैं। अमॉन्ग देमसेल्व्स बोला है मतलब उन्हीं में से, जो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है स्टेट के, उन्हीं में से जो 6 मेंबर्स है वो इलेक्शन होता है उनका, और वो एज ए इलेक्टेड मेंबर करके सिलेक्ट हो जाते हैं स्टेट फार्मेसी काउंसिल में। देन नेक्स्ट क्या बोल रहा है, 1 मेंबर इलेक्टेड फ्रॉम अमॉन्ग देमसेल्व्स बाय मेडिकल काउंसिल ऑफ स्टेट। तो मेडिकल काउंसिल ऑफ स्टेट मतलब ये काउंसिल होती है जो कि डॉक्टर लोगों की होती है। हमने मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में देखा था, यहाँ पर बोला गया है मेडिकल काउंसिल ऑफ स्टेट मतलब हर स्टेट की एक मेडिकल काउंसिल होती है, ये डॉक्टर्स लोगों की काउंसिल होती है। तो इस काउंसिल में से भी इन्हीं के मेंबर्स में से एक मेंबर को सिलेक्ट किया जाता है एज ए इलेक्टेड मेंबर करके। तो इस तरीके से यहाँ पर इलेक्टेड मेंबर्स हो गए स्टेट फार्मेसी काउंसिल के। तो नेक्स्ट हम देखेंगे नॉमिनेटेड मेंबर्स के बारे में। तो नॉमिनेटेड मेंबर्स मतलब जिसको सिलेक्ट किया गया है एज अ मेंबर करके, उसको हम बोलते हैं नॉमिनेटेड मेंबर्स। तो इसमें कितने मेंबर्स आते हैं, 5 मेंबर्स रहते हैं, ऑफ whom 3 person possessing डिग्री और डिप्लोमा इन फार्मेसी और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री नॉमिनेटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। तो यहाँ पर 5 मेंबर्स होते हैं जिनको कौन नॉमिनेट करता है, स्टेट गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है। तो नॉमिनेट किए गए इन 5 मेंबर्स में से 3 मेंबर्स जो होते हैं, 3 पर्सन जो ऐसे होने चाहिए जिनके पास फार्मेसी का या फिर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का डिग्री या फिर डिप्लोमा होना चाहिए उनके पास। तो ऐसे 3 मेंबर होते हैं। इस तरीके से इन मेंबर्स को स्टेट गवर्नमेंट जो है वो नॉमिनेट करता है। तो इस तरीके से नॉमिनेटेड मेंबर्स हो गए। देन नेक्स्ट है एक्स ऑफिशियो मेंबर्स। तो एक्स ऑफिशियो मेंबर्स मतलब जो कि रिटायर्ड होने के बाद उनको एज अ मेंबर करके स्टेट फार्मेसी काउंसिल या फिर फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में लिया जाता है। तो ऐसे मेंबर्स को हम बोलते हैं एक्स ऑफिशियो मेंबर्स। मतलब कि ये पहले हमारे फार्मेसी प्रोफेशन में ही किसी
एक जॉब पर रहते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट एनालिस्ट हो गया, वो उन्होंने गवर्नमेंट एनालिस्ट की जॉब की, देन उसके बाद वो रिटायर्ड हो गए, तो रिटायर होने के बाद उनको एज अ मेंबर करके लिया जाता है क्योंकि उनको एक्सपीरियंस होता है उन चीज़ों का। तो वो ये जो हमारा रेगुलेट पूरा फार्मेसी का प्रोफेशन है उसको रेगुलेट करने में ज़्यादा अच्छे तरीके से हमारी हेल्प कर पाएंगे, इसलिए उनको एज अ मेंबर करके लिया जाता है फार्मेसी काउंसिल्स में। तो इसमें कौन कौन से मेंबर आएंगे वो हम यहाँ पर देखेंगे। द चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव मेडिकल ऑफिसर ऑफ द स्टेट, तो स्टेट के जो चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव मेडिकल ऑफिसर होते हैं, इनके रिटायरमेंट के बाद इनको एज एक्स ऑफिशियो मेंबर करके स्टेट फार्मेसी काउंसिल में लिया जाता है। ये एक हो गए। देन नेक्स्ट किसको लिया जाता है? द ऑफिसर इंचार्ज ऑफ ड्रग कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, तो ड्रग कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑफिसर इंचार्ज होते हैं उन्हें भी एज एक्स ऑफिशियो मेंबर करके लिया जाता है रिटायरमेंट के बाद। देन नेक्स्ट है द गवर्नमेंट एनालिस्ट, तो जो गवर्नमेंट एनालिस्ट होते हैं उन्हें भी रिटायरमेंट के बाद एज एक्स ऑफिशियो मेंबर करके लिया जाता है। तो इस तरीके से ये स्टेट फार्मेसी काउंसिल का कंपोजिशन हो गया। नेक्स्ट हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ स्टेट फार्मेसी काउंसिल। तो स्टेट फार्मेसी काउंसिल के फंक्शंस क्या है उसके बारे में हम देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले दिए गए हैं इंस्पेक्शन बाय स्टेट काउंसिल। तो इंस्पेक्शन करना मतलब निरीक्षण करना, किसी भी चीज का निरीक्षण, जितने भी फार्मेसी का प्रोफेशन है जिसमें मैन्युफैक्चरिंग आती है, सेलिंग आती है, एजुकेशन आता है, तो इन पूरी चीजों का इंस्पेक्शन करने का काम कौन करता है? स्टेट फार्मेसी काउंसिल। जैसे कि अगर कोई कॉलेज बन रहा है तो कॉलेज बनने के बाद उसमें इंस्पेक्शन के लिए ड्रग इंस्पेक्टर को भेजा जाता है, ताकि ये देखने के लिए कि प्रॉपरली उनको ट्रेनिंग के लिए अच्छे से फैसिलिटीज प्रोवाइड की है कि नहीं की है, प्रॉपरली एजुकेशन प्रोवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एजुकेशन रेगुलेशंस को वो फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो ये सब चेक करने के लिए इंस्पेक्टर भेजा जाता है और उनकी एक रिपोर्ट बनाई जाती है। तो इस तरीके से ये इंस्पेक्शन का काम कौन करता है? स्टेट फार्मेसी काउंसिल करती है। देन नेक्स्ट है मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर। तो ये रजिस्टर क्या होता है? ये एक बुक होती है, एक रजिस्टर होता है जिसमें जितने भी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होते हैं उनके नाम रजिस्टर होते हैं। जब वो क्वालिफाइड हो जाते हैं तो उनके नाम उस रजिस्टर में रजिस्टर्ड किए जाते हैं। तो उस रजिस्टर को मेंटेन करने का काम भी स्टेट फार्मेसी काउंसिल करती है। देन नेक्स्ट है एंट्री एंड रिमूवल ऑफ नेम। तो ये एंट्री और रिमूवल ऑफ नेम मतलब कहाँ से? ये रजिस्टर में से किसी भी पर्सन का नाम एंटर करने और उसका नाम रिमूव करना, ये काम भी स्टेट फार्मेसी काउंसिल का होता है। जब वो पर्सन क्वालिफाइड होता है, क्वालिफाइड होने के बाद जब वो रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करता है तो उसके बाद अगर जो कमिटी है वो अगर सेटिस्फाइड हो गई तो उसका नाम जो है इस रजिस्टर में एंटर कर दिया जाता है। और रिमूवल मतलब अगर उस किसी भी पर्सन का नाम जो है वो गलती से रजिस्टर में लिखा गया तो उसके वजह से उसका नाम जो है वो रिमूव कर दिया जाता है, या फिर उसने कोई ऐसा काम किया है जो कि लॉ के अगेंस्ट है, तो इस कंडीशन में भी किसी पर्सन का नाम वहां से रिमूव किया जा सकता है। तो ये काम भी किसका है? स्टेट फार्मेसी काउंसिल का है। देन नेक्स्ट है प्रिंटिंग ऑफ रजिस्टर। तो ऐसे रजिस्टर की इस रजिस्टर की प्रिंटिंग करने का काम भी स्टेट फार्मेसी काउंसिल ही करती है। तो ये कुछ फंक्शंस हमने यहाँ पर देख लिए स्टेट फार्मेसी काउंसिल के। नेक्स्ट हम देखेंगे जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल के बारे में। तो जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल, यहाँ पर नाम से ही आप देख सकते हैं जॉइंट मतलब जुड़े हुए, स्टेट फार्मेसी काउंसिल, स्टेट मतलब हमने स्टेट फार्मेसी काउंसिल के बारे में देखा, एक पर्टिकुलर स्टेट की एक स्टेट फार्मेसी काउंसिल होती है, जैसे महाराष्ट्र की उसकी एक स्टेट फार्मेसी काउंसिल होगी। इसी तरीके से यहाँ पर क्या बोल रहा है? जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल मतलब यहाँ पर दो या फिर दो से ज्यादा स्टेट जो है वो एग्रीमेंट करके जुड़ जाएंगे और अपनी एक फार्मेसी काउंसिल जो है वो बनाएंगे। तो ऐसी फार्मेसी काउंसिल को हम बोलेंगे जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल, जहाँ पर दो या फिर दो से ज्यादा स्टेट काम करते हैं, मिलकर काम करते हैं। ऐसी फार्मेसी काउंसिल को हम बोलेंगे जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल। तो इसके बारे में देख लेते हैं। 2 or more स्टेट एंटर इनटू एन एग्रीमेंट टू फॉर्म जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल। तो यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि 2 या फिर 2 से ज्यादा स्टेट जो है वो एग्रीमेंट करते हैं और एक जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल जो है वो
फॉर्म कर देते हैं। तो जैसे हमने स्टेट फार्मेसी काउंसिल और फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का कंपोजिशन देखा, वैसे ही जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल का भी हम यहाँ पर कंपोजिशन देखेंगे। इसमें भी सेम मेंबर्स होते हैं जैसे स्टेट फार्मेसी काउंसिल और फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में जैसे हमने इलेक्टेड मेंबर्स, नॉमिनेटेड मेंबर्स और एक्स ऑफिशियो मेंबर्स देखा, सेम उसी तरह से जॉइंट स्टेट फार्मेसी में भी इलेक्टेड मेंबर्स, नॉमिनेटेड मेंबर्स और एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे इलेक्टेड मेंबर्स के बारे में। तो इलेक्टेड मेंबर्स मतलब मैंने आपको बता दिया, जो कि इलेक्शन के थ्रू जिनका सिलेक्शन होता है उनको इलेक्टेड मेंबर्स बोला जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या बोला गया है, नॉट लेस देन 3 एंड नॉट मोर देन 5 मेंबर्स इलेक्टेड अमॉन्ग देमसेल्फ बाय रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट ऑफ ईच पार्टिसिपेटिंग स्टेट। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 3 से कम नहीं और 5 से ज्यादा मेंबर्स नहीं होने चाहिए इलेक्टेड अमॉन्ग देमसेल्फ बाय रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट ऑफ ईच पार्टिसिपेटिंग स्टेट। तो जितने भी स्टेट ने पार्टिसिपेट किया है, जितने भी स्टेट ज्वाइंट हुए हैं, तो उन सारे स्टेट के जितने भी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैं उन्हीं में से 3 से कम नहीं या फिर 5 से ज्यादा नहीं, इतने मेंबर्स जो है वो इलेक्ट होंगे, मतलब उनका इलेक्शन होगा और वो एज जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल में एज अ इलेक्टेड मेंबर करके सिलेक्ट होंगे। मतलब यहाँ पर रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट का सिलेक्शन होगा इलेक्टेड मेंबर करके, 3 से कम नहीं और 5 से ज्यादा मेंबर्स नहीं होने चाहिए। देन नेक्स्ट है 1 मेंबर इलेक्टेड फ्रॉम अमॉन्ग देमसेल्फ बाय मेडिकल काउंसिल ऑफ ईच पार्टिसिपेटिंग स्टेट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक मेंबर कहाँ से इलेक्ट हो गया, मेडिकल काउंसिल ऑफ ईच पार्टिसिपेटिंग स्टेट। मतलब जितने भी स्टेट वहां पर पार्टिसिपेट, जितने भी स्टेट ज्वाइंट हुए हैं उनकी स्टेट फार्मेसी मेडिकल काउंसिल होगा, उनकी मेडिकल काउंसिल तो होगी ही, मतलब ये डॉक्टर्स की काउंसिल हो है तो उनकी मेडिकल काउंसिल होगी। तो जितने भी स्टेट पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनकी मेडिकल काउंसिल में से एक मेंबर जो है वो इन्हीं के मेंबर्स में से एक मेंबर सिलेक्ट किया जाएगा एज ए इलेक्टेड मेंबर करके। तो इस तरीके से ये इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं। देन नेक्स्ट हम देखेंगे नॉमिनेटेड मेंबर्स के बारे में। नॉमिनेटेड मेंबर्स में कौन आते हैं, नॉट लेस देन 3 बट नॉट मोर देन 4 मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय ईच पार्टिसिपेटिंग स्टेट गवर्नमेंट। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, 3 से कम नहीं और 4 से ज्यादा मेंबर्स नहीं होने चाहिए। कौन नॉमिनेट करता है, ईच पार्टिसिपेटिंग स्टेट गवर्नमेंट। तो जितने भी स्टेट गवर्नमेंट जो है, जितने भी स्टेट पार्टिसिपेट किए हुए हैं उनकी जो स्टेट गवर्नमेंट है वो ऐसे पर्सन को नॉमिनेट करती है। तो ये हो गए नॉमिनेटेड मेंबर्स। देन नेक्स्ट हम देखेंगे एक्स ऑफिशियो मेंबर्स, जो कि रिटायर होने के बाद उनको सिलेक्ट किया जाता है एज एक्स ऑफिशियो मेंबर करके। तो इनमें कौन कौन से मेंबर आते हैं वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो फर्स्ट है चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव मेडिकल ऑफिसर ऑफ ईच पार्टिसिपेटिंग स्टेट। तो मतलब जितने भी स्टेट ने पार्टिसिपेट किया है उनमें उनका जो चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव मेडिकल ऑफिसर होता है उनको एज एक्स ऑफिशियो मेंबर करके लिया जाता है। देन नेक्स्ट क्या बोल रहा है, द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ ड्रग कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ईच पार्टिसिपेटिंग स्टेट। तो जितने भी स्टेट ने पार्टिसिपेट किया है उनका जो ड्रग कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है उनके ऑफिसर इंचार्ज को एज एक्स ऑफिशियो मेंबर करके लिया जाता है। देन नेक्स्ट क्या बोल रहा है, थर्ड कौन है, द गवर्नमेंट एनालिस्ट ऑफ ईच पार्टिसिपेटिंग स्टेट। मतलब जितने भी स्टेट ने पार्टिसिपेट किया है उनके जो गवर्नमेंट एनालिस्ट है उन्हें भी रिटायरमेंट के बाद एज एक्स ऑफिशियो मेंबर करके लिया जाता है। तो इस तरीके से हमने ये जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल का कंपोजिशन देख लिया। तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। जैसे कि हमने देखा स्टेट फार्मेसी काउंसिल और जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल के जो कंपोजिशन है, जितने भी इलेक्टेड और नॉमिनेटेड और एक्स ऑफिशियो मेंबर्स है वो ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है इनमें। यहाँ पर एक वर्ड हमें यहाँ पर याद रखना है कि ईच पार्टिसिपेटिंग स्टेट, जॉइंट स्टेट फार्मेसी में ये वर्ड जो है हमें याद रखना है। तो ये इम्पोर्टेंट होते हैं। जब हमने फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का कंपोजिशन देखा वो इम्पोर्टेंट होता है, वो पेपर में पूछा जा सकता है। देन नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट। तो फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, जब कोई भी पर्सन फार्मेसी का एजुकेशन गेन करता है उसके बाद वो जब क्वालिफाइड हो जाता है तो वो एक रजिस्ट्रेशन करता है अपना फार्मासिस्ट के लिए। तो ये फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन कैसे होता है उसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे।
तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, द फार्मेसी एक्ट 1948 प्रोवाइड फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट। तो ये जो जब फार्मेसी एक्ट 1948 आया है, ये हमें प्रोवाइड करता है रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट। ये एक्ट आने से पहले कोई भी पर्सन जो था वो रजिस्ट्रेशन नहीं करता था, उन्हें ऐसे ही एज अ फार्मासिस्ट करके बुलाया जाता था। मतलब वो एजुकेशन गेन करते थे, देन उनके बाद उन्हें कोई क्वालिफिकेशन, उन्हें कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करना पड़ता था, उन्हें बस सर्टिफिकेट मिल जाता था और वो फार्मासिस्ट बन जाते थे। पर जब से ये फार्मेसी एक्ट आया है तो इसने प्रोवाइड किया है क्या, रजिस्ट्रेशन की। मतलब कोई भी अगर क्वालिफाइड पर्सन होगा तो उसे डायरेक्टली सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा, उससे पहले उसका रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो ये रजिस्ट्रेशन जो है ये फार्मेसी एक्ट 1948 प्रोवाइड करता है। देन नेक्स्ट क्या बोल रहा है, देयर आर 2 टाइप ऑफ रजिस्टर। तो रजिस्टर भी 2 टाइप के होते हैं, जो नाम रजिस्टर में लिखे जाते हैं, जो रजिस्टर होता है नाम लिखने के लिए, उनके भी 2 टाइप के, अलग अलग 2 टाइप के रजिस्टर होते हैं। एक हो गया फर्स्ट रजिस्टर, सेकंड हो गया सब्सिक्वेंट रजिस्टर। तो हमारा यहाँ पर इम्पोर्टेंट है फर्स्ट रजिस्टर, क्योंकि फर्स्ट रजिस्टर में ही फार्मासिस्ट के नाम जो है वो एंटर किए जाते हैं। तो हम इसके ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे, फर्स्ट रजिस्टर के ऊपर। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, रजिस्टर इंक्लूड फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। तो रजिस्टर में क्या क्या लिखा हुआ होता है वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले द फुल नेम एंड रेजिडेंशियल एड्रेस ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन। तो जो भी पर्सन है जिसका भी नाम रजिस्टर्ड हुआ है, उस पर्सन का फुल नेम और रेजिडेंशियल एड्रेस। तो रेजिडेंशियल एड्रेस मतलब जहां पर वो रहता है, उस एड्रेस को हम बोलेंगे रेजिडेंशियल एड्रेस। देन नेक्स्ट क्या बोल रहा है, द डेट ऑफ हिज फर्स्ट एडमिशन टू द रजिस्टर। तो रजिस्टर में जिस दिन उसका नाम लिखा गया था, उस दिन की डेट जो है वो भी रजिस्टर में लिखी हुई होगी। देन नेक्स्ट क्या बोल रहा है, हिज क्वालिफिकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। तो जब उसने रजिस्ट्रेशन किया था तो उसका क्वालिफिकेशन क्या था, उसके पास डिप्लोमा था या फिर डिग्री थी, तो ये क्वालिफिकेशन भी वहां पर लिखा हुआ होता है। देन नेक्स्ट क्या बोल रहा है, हिज प्रोफेशनल एड्रेस। तो उसका प्रोफेशनल एड्रेस मतलब अगर उसकी कोई फार्मेसी है तो फार्मेसी का जो एड्रेस है, फार्मेसी की जो जगह है, लोकेशन है, वो जो है वो भी वहां पर लिखी हुई होती है। तो इस तरीके से ये इंफॉर्मेशन जो है ये रजिस्टर में लिखी जाती है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे प्रिपरेशन फॉर फर्स्ट रजिस्टर। तो फर्स्ट रजिस्टर कैसे बनाया जाता है वो हम यहाँ पर देखेंगे। फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फर्स्ट रजिस्टर द स्टेट गवर्नमेंट हैज टू कंस्टिट्यूट अ रजिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल। तो फर्स्ट रजिस्टर को बनाने के लिए, फर्स्ट रजिस्टर की प्रिपरेशन करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट ने रजिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल बनाए गए हैं। रजिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल हम उनको बोलते हैं, जो कि रजिस्टर के प्रिपरेशन के लिए रखे जाते हैं। तो द ट्रिब्यूनल कंसिस्ट ऑफ, मतलब ट्रिब्यूनल में कौन कौन होते हैं, जैसे कि मेंबर्स होते हैं। ट्रिब्यूनल मतलब ये एक मेंबर्स होते हैं, इनमें मेंबर्स होते हैं 3 पर्सन्स। 3 पर्सन्स मतलब ये ट्रिब्यूनल मतलब 3 पर्सन होते हैं। यहाँ पर ये जो रजिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल है इनमें 3 पर्सन्स होते हैं। रजिस्ट्रार एज ए सेक्रेटरी, तो जो रजिस्ट्रार होता है वो एज ए सेक्रेटरी की तरह वहां पर काम करता है। तो ये ट्रिब्यूनल, रजिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल मतलब 3 पर्सन होते हैं, आप ये याद रखिएगा। The tribunal fixes a date before which all application for registration with prescribed fees are accepted। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि ट्रिब्यूनल जो है वो डेट फिक्स करते हैं, ऐसी डेट फिक्स करते हैं जिससे पहले जितने भी एप्लीकेशन है रजिस्ट्रेशन के लिए उनके प्रिस्क्राइब फीस के साथ वो एक्सेप्ट किए जाएंगे। जैसे कि हमें बताया जाता है कि कोई भी अगर पेपर हो तो पेपर के लिए हमें रजिस्ट्रेशन करना, मतलब कोई एग्जाम होती है उसके लिए हमें रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। तो हमें एक लास्ट डेट दी जाती है, इस डेट के पहले जितने भी रजिस्ट्रेशन होंगे वो सारे एग्जाम में बैठ सकते हैं। अगर इस डेट के बाद अगर कोई बोलता है कि रजिस्ट्रेशन करना है तो ऐसा नहीं हो सकता। तो ऐसी ही एक डेट जो है ये ट्रिब्यूनल फिक्स करते हैं, जिसको हम बोलते हैं लास्ट डेट। एक लास्ट डेट जो है वो ट्रिब्यूनल फिक्स करते हैं जिसके पहले रजिस्ट्रेशन के लिए अगर जितने भी एप्लीकेशन है प्रिस्क्राइब फीस के साथ जो है वो एक्सेप्ट किए जाएंगे।
देन नेक्स्ट ऑल एप्लीकेशंस आर एग्जामाइन। तो ये जो ट्रिब्यूनल है इनके पास जितने भी एप्लीकेशन जाते हैं उनको अच्छे से एग्जामाइन करते हैं, मतलब देखते हैं कि जितने भी लोगों ने ये रजिस्ट्रेशन किया है उनकी एज सही है कि नहीं, उनके पास सही क्वालिफिकेशन है कि नहीं, वो रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेबल है कि नहीं, ये सब ये एग्जामाइन करते हैं। ये जो 3 पर्सन होते हैं ये एग्जामाइन करते हैं। तो नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इफ ट्रिब्यूनल इज सेटिस्फाइड इट डायरेक्ट्स द एंट्री ऑफ द नेम ऑफ द एप्लीकेंट ऑन द रजिस्टर। तो अगर ट्रिब्यूनल सेटिस्फाई हो गए, उनको प्रॉपर क्वालिफिकेशन दिखा, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दिखी, उनकी जो भी एप्लीकेंट है उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग दिखी, ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट, एज वगैरह सब अगर बराबर हो, अगर वो सेटिस्फाई हो गए तो उस एप्लीकेंट का नाम जो है वो रजिस्टर में लिख दिया जाता है। तो इस तरीके से फर्स्ट रजिस्टर में नाम रजिस्टर होता है। देन नेक्स्ट हमारा टॉपिक है क्वालिफिकेशन फॉर एंट्री इन द फर्स्ट रजिस्टर। तो फर्स्ट रजिस्टर में अगर किसी को अपना नाम लिखवाना है तो उसके लिए उसके पास क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो हम यहाँ पर देखेंगे। अ पर्सन हु अटेंड द एज ऑफ 18 ईयर्स। तो कोई भी पर्सन हो उसकी एज जो है वो 18 ईयर्स होनी चाहिए। शैल बी एंटाइटल्ड टू हैव हिज नेम एंटर इन द फर्स्ट रजिस्टर इफ ही कैरीज हिज बिजनेस और प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी एंड इफ ही। तो कोई ऐसा पर्सन है जिसकी एज जो है वो 18 ईयर्स हो गई है और वो कोई फार्मेसी का बिजनेस या फिर उसका कोई फार्मेसी का प्रोफेशन है जो चला रहा है और उसके पास इफ ही बोला गया है, मतलब आगे भी कुछ है जो उसके पास होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने 2 कंडीशंस देखी, उसकी एज तो है वो 18 ईयर्स होनी चाहिए और वो फार्मेसी का कोई भी बिजनेस वो चलाते रहना चाहिए, और उसके पास कौन सा क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो हम देखेंगे। And if he holding a degree or diploma in pharmacy or pharmaceutical chemistry of an Indian university। तो क्या बोला गया है, उस पर्सन के पास क्या होना चाहिए। यहाँ पर आप देखिए कि वो 18 ईयर्स का होना चाहिए और अपना जो बिजनेस है वो कैरी करते रहना चाहिए। एंड इफ ही होल्डिंग a degree or diploma in pharmacy or pharmaceutical chemistry of an Indian university। मतलब उस पर्सन के पास डिग्री या फिर डिप्लोमा होना चाहिए फार्मेसी या फिर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का। कहाँ से होना चाहिए उसके पास, इंडियन यूनिवर्सिटी, मतलब जिस भी इंस्टीट्यूट से उसने पढ़ाई की है, जिस भी इंस्टीट्यूट से उसको डिग्री या फिर डिप्लोमा मिला है वो हमारी इंडिया की यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। तो ऐसे पर्सन का नाम जो है वो फर्स्ट रजिस्टर में क्वालिफाइड किया जा सकता है। साथ में नेक्स्ट एक कंडीशन दी गई है, इफ ही होल्ड अ डिग्री ऑफ एन इंडियन यूनिवर्सिटी other than the degree in pharmacy or pharmaceutical chemistry and has been engaged in the compounding of drug in the hospital for total period of not less than 3 years। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, होल्ड्स अ डिग्री ऑफ एन इंडियन यूनिवर्सिटी, मतलब इंडिया की किसी भी यूनिवर्सिटी। यहाँ पर स्पेसिफिक नाम नहीं दिया है कि फार्मेसी का या फिर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री या फिर किसी का भी ऐसा नाम नहीं दिया है। डिग्री सिर्फ डिग्री बोला गया है, मतलब कोई भी डिग्री हो सकती है। तो उस पर्सन के पास कोई भी डिग्री है जो कि इंडियन यूनिवर्सिटी में से है, मतलब हमारे इंडिया की किसी इंस्टीट्यूट में से उसको डिग्री मिली है, अदर देन डिग्री इन फार्मेसी और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, मतलब फार्मेसी या फिर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की डिग्री छोड़ के उसके पास कोई भी दूसरी डिग्री हो ऐसा पर्सन। एंड हैज बीन एंगेज इन द कंपाउंडिंग ऑफ ड्रग इन हॉस्पिटल फॉर टोटल पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 3 ईयर्स। और वो ऐसा पर्सन है जिसके पास डिग्री तो फार्मेसी और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री को छोड़ के दूसरी डिग्री है, पर वो काम करता है, ड्रग्स मैन्युफैक्चर करता है, ड्रग्स कंपाउंडिंग करता है हॉस्पिटल में। और कितने साल से करता है, 3 ईयर्स से ज्यादा, मतलब 3 साल से या फिर 3 साल से कम नहीं होना चाहिए, यहाँ पर ऐसा बोला गया है। तो मतलब वो 3 साल से अगर हॉस्पिटल में वो ड्रग्स बनाने का काम करता है, कंपाउंडिंग मतलब ड्रग्स बनाना, मैन्युफैक्चर करना, तो अगर वो ड्रग्स बनाने का काम करता है हॉस्पिटल में और उसको 3 साल का एक्सपीरियंस है या फिर 3 से ज़्यादा साल का एक्सपीरियंस है,
तो ऐसे पर्सन का नाम जो है वो फर्स्ट रजिस्टर में लिखा जाता है। ये सेकंड कंडीशन हो गई। देन नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इफ he has passed an examination recognized as advocate by the state government for dispensers। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि वो पर्सन ने एक एग्जामिनेशन जो है वो पास करनी चाहिए जो कि रिकॉग्नाइज मतलब पहचानी जाती है कि वो एडवोकेट है कोई भी मेडिसिन या फिर उसको बेचने। डिस्पेंसर मतलब वो अगर कोई चीज़ को कोई बेचता है, सेल करता है, तो उनको हम डिस्पेंसिंग एक प्रोसेस होती है मेडिसिन देने की। तो मेडिसिन देने के लिए अगर कोई पर्सन जो है जिसको एक एग्ज़ाम देनी पड़ती है और एग्ज़ाम पहचानी जाती है किस लिए कि कोई भी पर्सन दूसरे पर्सन को मेडिसिन देने के लिए क्वालिफाइड है, तो ऐसी एग्ज़ाम अगर उसने पास की गई है तो इस कंडीशन में भी उसका नाम जो है वो फर्स्ट रजिस्टर में एंटर कर दिया जाता है और उसको क्वालिफाइड माना जाता है। देन नेक्स्ट क्या बोल रहा है, if he has been engaged in the compounding of drug in the hospital for the total period of not less than 5 years। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि वो एंगेज है मतलब काम कर रहा है किसमें, कंपाउंडिंग ऑफ ड्रग इन द हॉस्पिटल, मतलब हॉस्पिटल में वो ड्रग मैन्युफैक्चर, कंपाउंडिंग मतलब जैसे मैंने बताया मैन्युफैक्चरिंग करना, बनाना, ड्रग को मेडिसिन को बनाना। अगर वो हॉस्पिटल में ड्रग्स मैन्युफैक्चर कर रहा है फॉर टोटल पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 5 years, मतलब 5 साल से कम साल का एक्सपीरियंस, 5 साल से कम नहीं, 5 साल या फिर 5 साल से ज़्यादा का अगर उसको एक्सपीरियंस है हॉस्पिटल में ड्रग्स बनाने का, ड्रग्स मैन्युफैक्चर करने का, तो ऐसे पर्सन का नाम भी फर्स्ट रजिस्टर में लिखने के लिए वो क्वालिफाइड होता है। तो यहाँ पर ये हमने क्वालिफिकेशन देख ली है कि अगर किसी को फर्स्ट रजिस्टर में अपना नाम एंटर करना हो तो उसके पास क्या क्वालिफिकेशन चाहिए वो हमने यहाँ पर देख लिया। देन नेक्स्ट हम देखेंगे रिमूवल फ्रॉम रजिस्टर। तो यहाँ पर कुछ कंडीशंस होती है जिस कंडीशन में रजिस्टर में से किसी का भी नाम जो है वो रिमूव कर दिया जाता है। तो वो यहाँ पर हम देखेंगे कि कौन सी कंडीशंस होती है जब किसी भी पर्सन का नाम रजिस्टर से रिमूव कर देते हैं। द एग्जीक्यूटिव कमिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिमूविंग द नेम ऑफ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट फ्रॉम द रजिस्टर्ड इफ। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एग्जीक्यूटिव कमेटी, ये एक कमेटी होती है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की, ये रिस्पॉन्सिबल होती है किसी भी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट का नाम जो है वो रजिस्टर से रिमूव करने के लिए। ये जो कमेटी है ये रिस्पॉन्सिबल होती है अगर his name enter into the register by an error। तो अगर गलती से किसी पर्सन का नाम रजिस्टर में लिखा गया, रजिस्टर में रजिस्टर्ड हो गया, तो ऐसी कंडीशन में उस पर्सन का नाम रजिस्टर से रिमूव कर दिया जाता है। ये तो फर्स्ट कंडीशन हो गई। देन नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इफ ही हैज बीन कन्विक्टेड एनी ऑफेंस, मतलब उस पर्सन ने कोई गुनाह किया है, कोई अपराध किया है, उसके ऊपर किसी लॉ को तोड़ने का आरोप है, तो ऐसे कंडीशन में उस पर्सन का नाम जो है वो रिमूव कर दिया जाता है रजिस्टर से, अगर वो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है तो। ये हो गई सेकंड कंडीशन। देन थर्ड है, ही वॉज इनएलिजिबल फॉर द रजिस्ट्रेशन इन द रजिस्टर ऑफ द स्टेट। तो ऐसा कोई पर्सन है जो कि इनएलिजिबल है, मतलब वो योग्यता ही नहीं है उसकी, जैसे कि वो 18 ईयर्स से कम हो गया या फिर उसके पास क्वालिफिकेशन ही नहीं है प्रॉपरली, तो ऐसे कंडीशन में उस पर्सन का नाम जो है वो रजिस्टर से निकाल दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। देन नेक्स्ट है, इफ ही सरेंडर हिज सर्टिफिकेट टू द रजिस्टर। अगर वो कोई रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है और वो अपनी मर्जी से जो अपना सर्टिफिकेट है फार्मासिस्ट का वो सरेंडर कर रहा है रजिस्ट्रार के पास, तो इस कंडीशन में भी जो भी पर्सन है उसका नाम रिमूव कर दिया जाता है रजिस्टर से। तो ये कुछ कंडीशंस होती है जिस कंडीशन में किसी भी पर्सन का नाम, कोई भी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हो, उसका नाम रजिस्टर से रिमूव कर दिया जाता है। तो यहाँ पर हमने ये रजिस्ट्रेशन देख लिया फार्मासिस्ट का किस तरीके से होता है, रजिस्टर की प्रिपरेशन किस तरीके से होती है, इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होता है, और रजिस्टर से अगर किसी का नाम रिमूव करते हैं तो वो कौन सी कंडीशंस पे करते हैं वो हमने यहाँ पर देख लिए। देन नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज।
तो ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज मतलब इसमें हम देखते हैं कि अगर किसी ने लॉ को तोड़ा तो उस कंडीशन में उसको क्या सजा मिलेगी वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर ऑफेंस दिए गए हैं और पेनल्टीज दी गई है। तो ऑफेंस में सबसे पहले दिए गए हैं फॉल्सली क्लेम टू बी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। तो अगर कोई पर्सन है जो कि बता रहा है कि वो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है पर वो नहीं है, वो फॉल्सली क्लेम करता है, मतलब गलत बताता है सबको कि वो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है, क्योंकि उसके पास कोई लाइसेंस नहीं, कोई सर्टिफिकेट नहीं है, फिर भी वो बता रहा है कि मैं रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हूँ। तो ऐसी कंडीशन में अगर वो पकड़ा गया तो इस कंडीशन में उसको फर्स्ट कन्विक्शन मतलब अगर वो पहली बार पकड़ा गया तो उस कंडीशन में उसको फाइन देना पड़ता है 50,000 का, फाइन अप टू 50,000, तो 50,000 तक का उसको फाइन देना पड़ता है। और सब्सिक्वेंट कन्विक्शन मतलब दूसरी बार अगर वो पकड़ा गया, ये तो पहली बार हो गया और दूसरी बार भी ऐसा ही काम करते हुए वो पकड़ा गया, तो इस कंडीशन में उसको फाइन अप टू 1 लाख मतलब 1 लाख तक का उसको फाइन भरना पड़ता है। और 6 मंथ इम्प्रिजनमेंट मतलब 6 महीने की उसको जेल हो सकती है या फिर होती है जेल। तो ऐसे ये उसको पेनल्टीज भरनी पड़ती है अगर वो ऐसा बोलता है कि वो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है करके। देन नेक्स्ट हो गया डिस्पेंसिंग बाय एन अनरजिस्टर्ड पर्सन। तो कोई भी ऐसा पर्सन है, डिस्पेंसिंग मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना या फिर हम बोल सकते हैं सेल करना, किसी को मेडिसिन देना। तो डिस्पेंसिंग बाय अनरजिस्टर्ड पर्सन, तो कोई पर्सन जो अनरजिस्टर्ड है मतलब उसके पास कोई लाइसेंस नहीं है, ऐसे पर्सन अगर डिस्पेंसिंग का काम कर रहा है, कोई भी मेडिसिन को बेच रहा है, तो इस कंडीशन में उसके ऊपर पेनल्टीज क्या बैठेंगी, फाइन अप टू 1,000 रुपीज, तो 1,000 रुपए का फाइन उसके ऊपर बैठेगा और 6 मंथ ऑफ इम्प्रिजनमेंट, उसको 6 महीने की जेल होगी। देन थर्ड है फेल्यूर टू सरेंडर द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो अगर उसको सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है उसके रजिस्ट्रेशन का, तो अगर वो नहीं दे पाया, उसका सर्टिफिकेट जो है वो सरेंडर नहीं कर पाया, तो इस कंडीशन में उसके ऊपर 50 रुपए का फाइन बैठ सकता है। ये एक हो गया। देन नेक्स्ट है ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ स्टेट फार्मेसी काउंसिल इंस्पेक्टर। तो जो स्टेट फार्मेसी काउंसिल के इंस्पेक्टर होते हैं वो यूजुअली इंस्पेक्शन के लिए आते हैं। तो अगर कोई इंस्पेक्टर इंस्पेक्शन के लिए आया है और उसका ऑब्स्ट्रक्शन किया, उसको रोका, तो इस कंडीशन में भी फाइन, इस कंडीशन में भी पनिशमेंट होती है। और पनिशमेंट में क्या हो सकता है, फाइन अप टू 1,000 रुपीज एंड 6 मंथ ऑफ इम्प्रिजनमेंट। उसको 1,000 रुपए तक का फाइन भरना पड़ सकता है और उसको 6 महीने की जेल भी हो सकती है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने ये कुछ ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज देखी। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। हमने इस चैप्टर के सारे टॉपिक जो है कवर कर लिए हैं। आपने फर्स्ट लेक्चर जो है वो नहीं देखा होगा तो आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। और अगर आपको हमारी छोटी सी कोशिश अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।